नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र। आप मेरे चैनल पे एन टॉप मिड डे मील वाले पे आ चुके हैं। आपको पता है मैंने एक लेक्चर सीरीज़ चालू कर रखा है। फोकस है असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन की जो वैकेंसी आने वाली है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। लेकिन जो हम वीडियो इसमें बना रहे हैं वो राष्ट्रीय आंदोलन है, जो कि पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 3 का एक टॉपिक है। और राष्ट्रीय आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन सी से। तो उस सीरीज़ में हम ये नेक्स्ट अपना लेक्चर बना रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा है, क्या देखा है उसमें, देखा था पूना समझौता, पूना समझौता नहीं, गोलमेज सम्मेलन देखा था, प्रथम द्वितीय और तृतीय। द्वितीय में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी भाग लेते हैं, और चूंकि उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक आधार पर मताधिकारों का बंटवारा किया जाता है, तो जिसकी वजह से गांधी जी काफ़ी खिन्न होते हैं और वो सम्मेलन छोड़ के वापस आ जाते हैं। तो उसके बाद की कहानी हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। क्योंकि गांधी जी जब आते हैं तो सोचते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किया जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार उनको गिरफ्तार कर लेती है, इसलिए वो हो नहीं पाता है। तो देखते हैं, आज हम देखेंगे मेन फोकस हमारा जो होगा वो सांप्रदायिक निर्णय क्या था, पूना समझौता कैसे हुआ, और 1935 के अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे। तो शुरू करते हैं। सांप्रदायिक निर्णय तथा पूना समझौता पहला टॉपिक हमारा है। देखिए, तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। इन्होंने मताधिकार समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, लोथियन थे। इस समिति के जो अध्यक्ष थे लोथियन, इस समिति में कहा गया, इसके अध्ययन के आधार पर इन्होंने कहा, क्या घोषणा की 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। इस घोषणा में क्या कहा गया, दलित वर्ग को 78 सीटें सहित अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं सीटें आरक्षित की जाएंगी। इन्होंने घोषणा की, इसी को सांप्रदायिक पंचायत कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्णय जिसको कहा जाता है। और ये जो निर्णय इन्होंने दिया था वो लोथियन समिति के रिकमेंडेशंस पे दिया था। तो दलित वर्गों को भी इन्होंने क्या किया, सीटें आरक्षित की अल्पसंख्यक। जैसे कि आपको पता है कि 1919 और 1909 के अधिनियम में पहले से ही सीटें आरक्षित की गई थी, धीरे धीरे उसको बढ़ाया जा रहा था। सांप्रदायिक पंचायत में इसका और विस्तार कर लिया गया। सांप्रदायिक पंचायत में जो बातें कही गई अल्पसंख्यकों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की, उसको साइमन कमीशन ने भी माना था कि पृथक निर्वाचन वर्ग या पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग जायज़ है, लेकिन उन्होंने आरक्षण की अवधारणा को बनाए रखने के विरोध में थे। ये अवधारणा बनाए न रखा, ये नहीं होना चाहिए, बनाए रखा, बनाना नहीं इन्होंने। यानी साइमन कमीशन ने पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया था, ठीक, लेकिन आरक्षण की अवधारणा को खारिज कर दिया था। अब देखते हैं सांप्रदायिक निर्णय का प्रावधान क्या था, क्योंकि 32 में अब पता ही है कि आपको गोल में सम्मेलन खत्म हो चुका है, उसके बाद ये निर्णय आता है। सांप्रदायिक निर्णय का प्रमुख प्रावधान की बात करेंगे जो मैकडोनाल्ड घोषित कर रहे हैं। पहला है कि मुसलमान, सिख तथा यूरोपीय को पृथक सांप्रदायिक मताधिकार दिया जाएगा। आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई तथा स्त्रियों को भी पृथक सांप्रदायिक मताधिकार दिया जाएगा। प्रांतीय विधानमंडलों में सांप्रदायिक आधार पर स्थानों का वितरण किया जाएगा। और दलितों को, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पर गांधी जी काफ़ी नाराज हुए थे, दलितों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा। मतलब वो भारतीय समाज जो हिंदू यहाँ पे वर्ग है उसका वर्ग नहीं है, ये अल्पसंख्यक है, यानी कि दलितों को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया। और पांचवा जो था, विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को दोहरी व्यवस्था दी गई। दोहरी व्यवस्था का मतलब, मान लीजिए कोई निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें कुछ सीटें आरक्षित हैं और कुछ सीटें अनारक्षित हैं। तो आरक्षित सीटों में मान लीजिए केवल दलित उठेगा और दलित ही वोट करेगा, और उसी निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति सामान्य सीट से भी खड़ा है तो दलित दोनों जगह वोट करेगा, एक तो आरक्षित जगह भी वोट करेगा और दूसरी जगह सामान्य जगह भी वोट करेगा। तो इस मतदाताओं को दोहरी व्यवस्था दी गई थी, ठीक। इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, चूँकि मैकडोनाल्ड ने पूरी तरह से भारत को डिवाइड करने का साजिश रचा था। मुसलमानों को, सिखों को, यूरोपियों को, आंग्ल भारतीयों को, भारतीय जो ईसाई थे उनको, स्त्रियों को, सबको अलग पृथक सांप्रदायिक आधार पर मताधिकार दिया था, और साथ साथ दलितों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था, जिसकी वजह से भारत में काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज की गई। और सबसे पहले जो प्रतिक्रिया आई थी वो कांग्रेस की तरफ से आई थी, लेकिन कांग्रेस ने इसको न तो स्वीकार किया था न तो अस्वीकार किया, ये उसकी अपनी राजनीति रही होगी। लेकिन गांधी जी ने इस पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया दी थी। गांधी जी ने इतनी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी कि उस समय जेल में थे, और 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन की शुरुआत वो जेल से ही कर देते हैं।
और कहते हैं कि इसको ख़त्म किया जाए या समाप्त किया जाए। आपको पता ही है कि तीनों सम्मेलन में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भीमराव अंबेडकर प्रतिनिधित्व करते हैं, भाग लेते हैं, और वो इसका समर्थन करते हैं कि इनको जो यहाँ के दलित वर्ग हैं उनको अल्पसंख्यक माना जाए, यानी कि हिंदू जो यहाँ पे वर्ग है उसका हिस्सा न मान करके उनसे अलग माना जाए और इनको उसी आधार पर क्या किया जाए, निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए, इनको अल्पसंख्यक माना जाए। इसलिए एक समझौता होता है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर में, वो समझौता होता है 24 सितंबर 1932 को। इसी को पूना समझौता कहा जाता है, यानी कि दलितों का जो सीट का विभाजन था उसी को लेकर के जो पूरा समझौता होता है उसी को पूना समझौता कहा जाता है। और ये तिथि देख लीजिए, याद कर लीजिए, 24 सितंबर 1932 को ये समझौता होता है गांधी जी और अंबेडकर में। ठीक, पूना समझौते के प्रावधान को देखते हैं। पूना समझौता गांधी जी और उनके बीच में होता है। उनसे सबसे पहला प्रावधान जो है, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। मतलब अब पृथक निर्वाचन मंडल मतलब होता क्या था कि कोई ऐसा क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता था जहाँ पे सिर्फ दलित ही खड़ा होता था और दलित ही वोटिंग करता था, बाकी जो सामान्य लोग उसकी वोटिंग नहीं करते थे। तो ये निर्वाचन व्यवस्था अब खत्म कर दी गई। उसके अलावा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में क्या सहमति बनी, कहा गया कि व्यवस्थापिका जो लेजिस्लेचर है में अछूतों के लिए स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे जाएंगे। इसका मतलब दलितों को पुनः क्या किया गया, हिंदू वर्ग का ही एक भाग मान लिया गया। पहले उसमें अल्पसंख्यक माना गया, लेकिन पूना समझौता में काफ़ी इस पर बातचीत हुई और सहमति बनी कि ठीक है, दलितों को हम क्या करेंगे, हिंदुओं का ही एक भाग मांगेंगे और हिंदुओं के अंतर्गत ही व्यवस्थापिका में उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई। ये द्वितीय प्रावधान है। तीसरा देखते हैं, विधानमंडलों में, यह क्रांति नहीं है, प्रांत है, प्रांत के विधानमंडलों में 147 सीटें आरक्षित की गई। किसके लिए, दलितों के लिए। और सांप्रदायिक, ध्यान दीजिएगा, सांप्रदायिक पंचायत में दलितों को केवल क्या किया था, 71 सीटें दी गई थी। जो प्रांतों में, कुल प्रांत जितने भी थे 11 प्रांत थे उस समय, उसमें टोटल 147 सीट गांधी जी और अम्बेडकर सहमत हुए कि आरक्षित की जाएंगी, जबकि ब्रिटिश क्या थी, केवल 71 सीट आरक्षित की थी। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। नेक्स्ट इसका प्रावधान देखते हैं, गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित सीटों का एक निश्चित प्रतिशत दलितों के लिए आरक्षित किया जाएगा। ये तो हमको बताए हैं आपको। केंद्रीय विधानमंडल, अभी हम प्रांत देख चुके हैं, अब केंद्रीय देखते हैं। केंद्रीय विधानमंडल में दलितों का प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई गई। पहले सार्वजनिक थी, मतलब संयुक्त थी, सब एक साथ हिंदू धर्म में ही, हिंदू वर्ग में ही दलितों के लिए जो निर्धारित किया गया वो संयुक्त कर दिया गया, यानी कि सारे लोग वोटिंग करेंगे। दलित, सामान्य वर्ग दलित को वोट करेगा, दलित वर्ग दलित तो वोट करेगा ही, ये सीट रिजर्व है, तो बाकी सामान्य अगर कोई उठा हुआ तो उसको दलित भी वोट करेगा और सामान्य भी वोट करेगा। मतलब उनको संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में बना दिया गया, सार्वजनिक क्षेत्र की जगह। नेक्स्ट प्रावधान देखते हैं, दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं, ये इंपॉर्टेंट था, सार्वजनिक सेवाओं, पब्लिक सर्विसेज और स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर, ठीक है, उचित प्रतिनिधित्व का प्रावधान। इसका मतलब आरक्षण की व्यवस्था की गई, क्योंकि उस समय दलितों का प्रतिनिधित्व सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में बहुत कम था। तो इस पर सहमति बनी कि इसमें भी कुछ सुधार किया जाए और उनको स्थानीय सेवाओं में उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर कुछ प्रतिनिधित्व दिया जाए। और देखते हैं इसका प्रावधान, केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के लिए सामान्य निर्वाचक वर्ग के लिए 18% सीट, देखिए सामान्य निर्वाचक वर्ग के लिए जितना वर्ग सामान्य निर्वाचन वर्ग था उसमें से 18% सीट दलितों के लिए आरक्षित कर दी गई। जो हम अभी केंद्रीय विधानमंडल की बात किए हैं उसी की बात है ये। उसमें केंद्रीय विधानमंडल में जो भी सीटें सामान्य वर्ग की आरक्षित थी मुस्लिमों के अलावा, उसमें सामान्य वर्ग में ही 18% सीट दलितों के लिए आरक्षित की गई। तो ये पूरा था आपका पूना समझौता जो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में संपन्न होता है। इसके बाद गांधी जी की कार्यशैली थोड़ा बदल जाती है। उनको लगता है कि कहीं न कहीं भारत में छुआछूत, अस्पृश्यता इत्यादि जैसे ऐसे कुरीतियाँ हैं जिसकी वजह से दलित वर्ग अपने को अपेक्षित महसूस करता है और मुख्य जो हिंदू वर्ग है उसका हिस्सा नहीं मानता है। इसलिए वो क्या करते हैं, इस समझौते के बाद अस्पृश्यता निवारण अभियान शुरू करते हैं। मतलब समाज में अस्पृश्यता को समाप्त करना, अछूत को जो होते थे उनके साथ समान व्यवहार करना, इसके लिए वे एक अभियान चलाना शुरू करते हैं और ये अभियान उनका बहुत लंबा चलता है। आप देखेंगे कि गांधी जी सांप्रदायिक पंचायत से जो मैकडोनाल्ड ने दिया था उससे बहुत क्षुब्ध हो गए थे और इसीलिए उन्होंने अस्पृश्यता अभियान शुरू किया। और यह अभियान कहाँ से शुरू किया, यरवदा जेल से ही प्रारंभ किया जहाँ वे कैद में थे। पूना समझौते के बाद वो क्या करते हैं, अस्पृश्यता अभियान शुरू करते हैं और सितंबर 1932 में ही वो क्या करते हैं, एक संस्था बनाते हैं, लीग बनाते हैं, उसका नाम है अखिल भारतीय अस्पृश्यता
लीग 1932 सितंबर में गठित करते हैं। और इसका मुख्य फोकस यही होता है कि भारतीय समाज में जो दलित वर्ग है उसके प्रति जो घृणा और उसके प्रति अस्पृश्यता और छूत की जो भावना है उसको दूर किया जाए, इस लीग का मुख्य फोकस यही होता है। 1933 में इसी दिशा में वो आगे बढ़ते हैं और हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी करते हैं। आपको पता होगा कि दलित जो हैं उनको हरिजन नाम गांधी जी ने ही दिया था और उन्होंने हरिजन नामक पत्रिका के माध्यम से इसके उत्थान की शुरुआत की थी। 7 नवंबर 1935 से वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ किया गांधी जी ने और इस हरिजन यात्रा प्रारंभ किया और हरिजन सेवा संघ की स्थापना भी की थी। ये मानते थे कि हरिजनों की सेवा करो, उनसे भेदभाव मत करो, उनसे अस्पृश्यता मत रखो। तो उन्होंने इसके लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी की थी और अपनी यात्रा जो हरिजन यात्रा थी वो 7 नवंबर 1935 से वर्धा से प्रारंभ करते हैं। ये हो गया पूरा गांधी जी का अस्पृश्यता अभियान। अछूतों को मुख्य धारा में लाने के लिए उनका प्रमुख पहल मानी जाती है ये। अब हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण अधिनियम है। आपको पता है कि करंट में जो भारतीय संविधान के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो हूबहू 1935 के अधिनियम से ले गए हैं। तो आप ध्यान से देखें इसको, इसमें क्या है इसको हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के लाने के पीछे जो महत्वपूर्ण भूमिका थी और स्वराज दल की भूमिका आपको बताए थे, जो 1923 में गठित हुआ था। इसका साइमन कमीशन आया, वो फेल हो गया था। नेहरू रिपोर्ट आई थी, उस पर भी बहुत सहमति नहीं बन पाई। गोलमेज सम्मेलन में आपको पता है सांप्रदायिक पंचायत से बहुत उथल पुथल मचा था। तथा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उसकी वजह से ये बहुत ब्रिटिश सरकार के ऊपर बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हुआ था। ये जितने भी इवेंट हमने आपको बताया, इन सारे चीज़ों की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर था कि भारत में उत्तरदायी शासन के लिए जल्दी से जल्दी पहल की जाए ताकि यहाँ की जो जनता के अंदर जो असंतुष्टि है उसको शांत किया जा सके। इसी के तहत जो है भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आती है। अब इसके प्रमुख प्रावधानों को हम थोड़ा देखते हैं बारी बारी से। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान अगर देखा जाए तो एक अखिल भारतीय संघ की बात की गई। अखिल भारतीय संघ मतलब ऑल इंडिया फेडरेशंस बनेगा और कहा गया कि संघ में सभी भारतीय प्रांतों एवं मुख्य आयुक्तों के प्रांतों, मुख्य आयुक्त पता है कमिश्नरी था, और प्रोविंशियल स्टेट्स जो स्वायत्त थे, तथा सभी भारतीय प्रांतीय रियासतें शामिल होना अनिवार्य था। किंतु देशी रियासतें जो थीं, प्रिंसली स्टेट्स थीं, उनको विकल्प दिया गया। क्या दिया गया कि आप इसमें शामिल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये भारतीय संघ की रूपरेखा आप देखिए। भारतीय संघ जो बनेगा तो उसमें भारतीय प्रांत होंगे और आयुक्तों के प्रांत होंगे, ठीक है, तथा अन्य भारतीय प्रांतों को सम्मिलित होने अनिवार्य था। किंतु देशी रियासतों को इसमें सम्मिलित होने का विकल्प दिया गया था कि वो रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। अखिल भारतीय संघ में अगला देखते हैं, रियासतों को संघ में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें दी गई थीं। ये ध्यान देना है, उन शर्तों को जिक्र करना जरूरी नहीं है, बस ये जान लीजिए कि कुछ ऐसी शर्तें थी मतदान को लेकर के कि वो देख लें, अगर शामिल होना चाहे तो हो सकती हैं, नहीं होना चाहे तो मत हो सकती हैं। जो कभी पूरा, जो ये एक ऐसा शर्त था जिसको कभी पूरा नहीं हो सका। इसलिए यह ध्यान देना आपको कि जो ये कल्पना की गई थी कि अखिल भारतीय संघ बनेगा 1935 के तहत, वो कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि देशी रियासतें उस शर्त को कभी पूरा नहीं कर पाईं, ठीक। और 1946 तक, यानी कि अंतरिम सरकार, भारत का अंतरिम सरकार जब देखेंगे आगे गठन होता है, तब तक भारत सरकार अधिनियम 1919 हम पढ़े थे, उत्तरदायी शासन और केंद्र में व्यवस्था अलग अलग होती, उसके आधार पर ही केंद्र सरकार की सरकार चलती रही। मतलब अखिल भारतीय संघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आया। अखिल भारतीय स्तर का जो संघ था वो व्यवस्था 1919 अधिनियम के तहत ही चलती रही। ये देखा हमने अखिल भारतीय संघ 1935 का प्रावधान। अब देखते हैं संघीय व्यवस्था में क्या था, सेंट्रल लेवल पे क्या था, ठीक। इसमें सबसे पहले हम दो भागों में बांट के देखें, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। तो संघीय स्तर पे व्यवस्थापिका की बात कर लेते हैं। व्यवस्थापिका में देखेंगे कि गवर्नर जनरल केंद्र में समस्त संविधान के केंद्र बिंदु था, ये इंपॉर्टेंट पहलू। दूसरा था प्रशासन के विषयों को जो केंद्र स्तर में था उसको दो भागों में विभाजित कर दिया था, एक सुरक्षित एवं एक हस्तांतरित। आपने देखा होगा 1919 के अधिनियम में हम देखेंगे प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। उसी तरह से अब कार्यपालिका शक्ति की बात हमसे केंद्र लेवल पे कर रहे हैं और वो भी 1935 के तहत। तो 1935 में गवर्नर जनरल चूंकि संविधान का समस्त केंद्र बिंदु था, लेकिन प्रशासन के दो भागों में बांट दिया गया, एक था सुरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। देखते हैं सुरक्षित विषय क्या है। सुरक्षित विषय विदेशी मामले, जनजातीय क्षेत्र, आर्थिक मामले थे,
जिनका प्रशासन गवर्नर जनरल को कार्यकारी पार्षदों के सलाह पर करना था। कार्यकारी पार्षदों के सलाह पर करना था। कार्यकारी पार्षद केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, ये ध्यान देना आपको, रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता था। ये थे सुरक्षित विषय। अब देखते हैं हस्तांतरित विषय। इसमें क्या था, सभी विषय शामिल थे जो पहले विषय में यानी सुरक्षित विषय में शामिल नहीं थे, सब इसमें शामिल थे, और इनका प्रशासन या गवर्नेंस गवर्नर जनरल को उन मंत्रियों की सलाह से करना था, उन मंत्रियों की सलाह से करना था जिनका निर्वाचन व्यवस्थापिका द्वारा किया गया है। ये देखिए निर्वाचित हैं, मंत्री हैं, और यह मंत्री चूंकि निर्वाचित हैं इसलिए ये केंद्रीय के व्यवस्थापिका के प्रति क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो उनको इस्तीफा भी देना पड़ता था, जबकि आरक्षित विषय या सुरक्षित विषय में ऐसा नहीं था। अब हम देखते हैं कार्यपालिका देख, अब हम व्यवस्थापिका की बात करते हैं। 1935 में व्यवस्थापिका में कहा गया कि संघीय विधानमंडल क्या होगा, द्विसदनीय होना था, द्विसदनीय होना था, जिसमें उच्च सदन उसका नाम था राज्य परिषद तथा निम्न सदन का नाम क्या था, निम्न सदन का नाम था संघीय सभा। उच्च सदन क्या था, राज्य परिषद, और निम्न सदन था संघीय सभा। राज्य परिषद यानी उच्च सदन एक स्थायी सदन होना था जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात चुने जाने थे, और इसकी अधिकतम संख्या कितनी थी, 260 थी। ये हो गया राज्य परिषद, उच्च सदन। निम्न सदन या संघीय सभा एक अस्थायी सदन था जिसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होना था, और इसके सदस्य टोटल 375 थे। आप देखेंगे 375 सदस्य हैं और ये 5 वर्ष तक है। इसमें एक विचित्र व्यवस्था देखी जाती है। आप देखेंगे कभी भी उच्च सदन का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, निम्न सदन का प्रत्यक्ष निर्वाचन, और जैसे अभी लोकसभा है उसकी प्रत्यक्ष निर्वाचन है, और राज्यसभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। लेकिन 1935 के अधिनियम में एक विचित्र व्यवस्था बनाई गई, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन क्या होता था, प्रत्यक्ष या सीधे मतदान द्वारा किया जाता था, जबकि निम्न सदन को अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाना था। यानी कि जो महत्वपूर्ण था, निम्न सदन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसको अप्रत्यक्ष तरीके से चुन रहे थे, और जो उच्च सदन था उनको सीधे तरीके से चुना जाना था। ये बड़ा अद्वितीय व्यवस्था था 1935 के अधिनियम में। ठीक, व्यवस्थापिका में और क्या क्या प्रावधान था, राजाओं को उच्च सदन में यानी व्यवस्थापिका में 40% तथा निम्न सदन में 33% सदस्यों का मनोनयन करने को अधिकार दिया गया। समस्त विषयों को, जो भी विषय थे केंद्र स्तर पर, उसको 3 सूचियों में बांट दिया गया था। एक था केंद्रीय सूची, दूसरा था राज्य सूची, और तीसरा था समवर्ती सूची। आप अभी भी देखेंगे केंद्र वर्तमान भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में इन तीनों का विभाजन पाया जाता है। यानी कि केंद्र पर, केंद्रीय सूची पर केंद्र राज्य कानून बनाएगा, राज्य पर राज्य सूची पर राज्य बनाएगा, और समवर्ती पर दोनों बना सकते थे। ठीक है। संघीय सभा के सदस्य मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे, लेकिन राज्य परिषद में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता था। यानी अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ निम्न सदन या संघीय सभा में ही लाया जा सकता था। धर्म आधारित एवं जात आधारित निर्वाचन व्यवस्था को आगे जारी रखा गया। ठीक है, इसको और ज़्यादा विस्तार दे दिया गया। ये देखिए, ये भी महत्वपूर्ण था एक। और गवर्नर जनरल को कुछ शक्तियाँ दी गई, जैसे अनुदान मांगों में वो कटौती कर सकता था, विधान परिषद द्वारा अस्वीकार किए गए विधेयक को वो अनुमोदन दे सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था, और किसी भी विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकता था। ये गवर्नर जनरल को कुछ शक्तियाँ दी गई थीं। अब देखते हैं, ये केंद्र स्तर का समाप्त हो गया। अब देखते हैं कि 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में क्या क्या बात की गई। ठीक, ये प्रांत है, प्रांतों को क्या हुआ, स्वायत्तता प्रदान की गई। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। आपको पता है 1919 के अधिनियम में आंशिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी। उत्तरदायी शासन की तरफ तो कदम बढ़ाया गया था, लेकिन कुछ ही मामलों में ऐसा था। लेकिन इसमें क्या किया गया, पूरी तरह से स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। प्रांत को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल के आला कमान के आदेशों वालों से मुक्त कर दिया गया। यानी कि अब ये भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल के कमान से मुक्त हो गए और सीधे सीधे महारानी या महामहिम ताज के अधीन आ गए। यानी कि जो भी रिपोर्ट देनी है डायरेक्ट स्टेट्स जो है ताज को रिपोर्ट करता था। ये प्रांतीय स्वायत्तता की सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान 1935 में देखने को मिलता है। अब देखते हैं प्रांतों में कार्यपालिका के किस स्तर का बदलाव किया गया। कार्यपालिका देखते हैं प्रांत स्तर पे। गवर्नर प्रांत में ताज का मनोनीत प्रतिनिधि होता था। हम आपको बताएं कि अब ये ताज के अधीन है, तो ये ताज द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि था जो महामहिम की ओर से समस्त कार्यों का संचालन और नियंत्रण करता था। ठीक, यदि गवर्नर यानी प्रांत का गवर्नर यह अनुभव करे कि प्रांत का प्रशासन संवैधानिक उपबंधों के आधार पर नहीं चलाया जा रहा है,
तो शासन का संपूर्ण भार अपने हाथ में ले सकता था। ये भार है, संपूर्ण अपने हाथ में ले सकता था। ये कार्यपालिका का तीसरा महत्वपूर्ण था। व्यवस्थापिका की बात करें तो व्यवस्थापिका में सांप्रदायिक तथा अन्य वर्गों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक, अन्य वर्गों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। इस अधिनियम में के अनुसार मतदाता मंडलों का निर्धारण सांप्रदायिक निर्णय तथा, यानी कि 1932 में जो सांप्रदायिक प्रणय था उसमें जो मुस्लिम, सिख, यूरोपीय इत्यादि लोगों को दिया गया था, उसका निर्णय अधिनियम सांप्रदायिक पंचायत के हिसाब से ही किया गया इसका निर्धारण। लेकिन दलितों के संदर्भ में पूना समझौते के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया गया। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो सांप्रदायिक पंचायत था उसमें दलितों को छोड़ करके जो भी आरक्षण और निर्वाचन की व्यवस्था दी गई थी उसी के हिसाब से व्यवस्थापिका प्रांत लेवल पर व्यवस्था की गई, और पूना समझौते के हिसाब से दलितों के लिए जो आरक्षण व्यवस्था थी उसको लागू किया गया। ठीक, व्यवस्थापिका में और क्या प्रावधान था? सभी सदस्यों का निर्वाचन सीधे तौर पे होना था। मताधिकार में वृद्धि कर दी गई। पुरुषों के समान महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया, ये महत्वपूर्ण था। सभी प्रांतीय विषयों का संचालन मंत्रियों द्वारा, पहले आप देखेंगे 1990 में मंत्री थे और कार्यकारी परिषद थे, विभाजन कर दिया गया था, लेकिन अब क्या था, अब टोटल संचालन मंत्रियों द्वारा किया जाता था। ये जो सभी मंत्री थे एक प्रमुख या मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करते थे, और ये सभी क्या थे, राज्य के विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। यानी कि पूर्ण उत्तरदायित्व जो है 1935 के अधिनियम में व्यवस्था कर दी गई। अन्य धाराएं की बात करें 1935 में, तो इसमें संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, सुप्रीम कोर्ट की, और एक नया ये संविधान जो था इसमें प्रावधान ये था, ये अनम्य था, बहुत ही ज़्यादा अनम्य था। अगर इसमें किसी संशोधन की बात करनी थी या संशोधन करना होता तो ये शक्ति केवल अंग्रेजी संसद को होती थी, और अंग्रेजी संसद कहाँ थी? इंग्लैंड में थी। इंडिया में इसका संशोधन पॉसिबल नहीं था। एक केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात की गई, और बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया। ये हमने देखा 1935 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान। इसकी प्रतिक्रिया देख लेते हैं छोटी सी। कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या थी? कांग्रेस ने भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या किया? अस्वीकार कर दिया, क्योंकि भारतीय संघ में रियासतों के शामिल होने का प्रावधान वैकल्पिक था। हम आपको बताया है, पहला प्रावधान संघीय स्वरूप में वैकल्पिक था, रियासतों के शामिल होने का प्रावधान, इसलिए कांग्रेस इससे नाराज़ थी। और एक नाराज़गी का और भी कारण था, क्योंकि उनका मनोनयन होना था, न कि उनका निर्वाचन होना था। तो इन दो ग्राउंड पे कांग्रेस ने क्या किया? इसको अस्वीकार किया 1935 अधिनियम को। तो आज हमारा वीडियो यही दोनों टॉपिक को लेकर के था, पूना समझौता 1935। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।